Welcome back to all who are taking my online video classes. I think hope I think all of you are fine and safe at your home. Students, this is my third video related to class 12, chapter number 2nd, that is entrepreneurial planning. In this video, we are learning about the topic number 3, that is partnership. What is partnership? Meaning of partnership, the definition of partnership, various characteristics of partnership, and the suitability of partnership, and the legal requirement related to partnership we are discussed here. Student, first of all, we will student first of all we will read here the definition of partnership. That is, what is partnership? यहाँ पे रिटन है टू हेड्स बीइंग बेटर देन वन. यदि सिंपली से बोलें कि यदि एक पर्सन कोई भी काम को कर रहा है तो एक पर्सन बहुत सारे टास्क उसे सिंगल मैनेज करने पड़ेंगे, ऑपरेट करने पड़ेंगे, तो उससे बेटर है कि वो एक से ज्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व करे, अब अपने वर्क को, अपने फाइनेंस को, सबको डिवाइड कर दे. तो यहाँ पे बोला टू हेड्स बीइंग बेटर देन वन. दैट मीन्स हमेशा मतलब एक पर्सन से ज्यादा दो से ज्यादा पर्सन सुटेबल होते रहे हैं. यहाँ पे बोला है कि अब बताया गया है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स की कुछ लिमिटेशंस थी, उनको रिड्यूस करने के लिए जो नया फॉर्म डेवलप किया गया है वो है पार्टनरशिप. यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की कौन सी लिमिटेशन को कंसिडर किया गया है? फर्स्ट वन इज लिमिटेड कैपिटल. यदि सिंगल पर्सन है, एंटायर बिजनेस वो खुद मैनेज करेगा, सारा फाइनेंस वो खुद अरेंज करेगा, तो जो फाइनेंस है बिजनेस के अंदर वो लिमिटेड, हम लिमिटेड इन्वेस्ट कर पाएंगे. तो फर्स्ट जो लिमिटेशन थी वो दैट मीन्स लिमिटेड कैपिटल. यदि हम एक से ज्यादा पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं तो वो पर्सन डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल को बिजनेस में लेके आते हैं, तो वो हमेशा वो उस वन पर्सन से ज्यादा होती है. सेकेंड है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. जो यदि सिंगल ऑनर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके बाद में जो मैनेजरियल एबिलिटी होंगी, जो स्किल्स होगी, टैलेंट होगा, वो लिमिटेड होगा. लेकिन यहाँ पे यदि हम दो या दो से ज्यादा पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हर पर्सन के पास में अलग क्वालिफिकेशन, अलग मैनेजरियल एबिलिटी होगी, तो वो सिंगल पर्सन से ज्यादा होगी. थर्ड है लिमिटेड कंटिन्यूटी. दैट मीन्स हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में देखा था जो कंटिन्यूटी है फॉर्म ऑफ बिजनेस की, जो सोल प्रोप्राइटर की है, वो यदि वो पर्सन जब तक सरवाइव कर रहा है तब तक यदि उस पर्सन को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज है या कुछ भी है, या उसकी डेथ हो रही है, तो वो फॉर्म वहीं पे खत्म हो जाएगा. तो लिमिटेड कंटिन्यूटी इज द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप. ये यहाँ पे कुछ 3 लिमिटेशंस बताएंगे ये जो प्रेशराइज करती हैं या जो डेवलप करती है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को. व्हाट इज पार्टनरशिप? यहाँ पे बताया गया है पार्टनरशिप के बारे में. पार्टनरशिप इज ए पार्टनरशिप is an association of two or more persons to carry on as co-owners a business and to share its profit and losses. That means एक पार्टनरशिप फॉर्म है, बिजनेस का फॉर्म है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, को ओनर्स कहलाते हैं. दैट मीन्स प्रॉफिट और लॉसेस वो अपने बीच में शेयर कर रहे होते हैं. जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं बिजनेस के, जो भी लॉसेस के हैं, वो शेयर कर रहे होते हैं. यहाँ पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है. हम दो या तीन से ज्यादा यहाँ पे डेफिनेशंस गिवन है. हम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे डेफिनेशन को रीड करेंगे, रिवाइज पढ़ेंगे. यहाँ पे पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. दैट मीन्स ये डेफिनेशन कह रही है कि पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप, एक एग्रीमेंट है. हु हैव एग्रीड, दैट मीन्स उनको प्रेशराइज नहीं किया गया कि आप हमारे लिए पार्टनर बनो. वो लोग म्यूचुअली एग्री हो रहे हैं कि हाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल लेके आ रहे हैं बिजनेस में, हम आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और जो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉसेस होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे. इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर या तो सारे पार्टनर्स एक्टिवली वर्क कर सकते हैं, या फिर कोई हो सकता है एक पार्टनर वर्क करे और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करे, अमाउंट इन्वेस्ट करे. तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business
carried on by all or any of them acting for all according to the Indian Partnership Act 1932. यहाँ पे दो या तीन डेफिनेशन आपको गिवन है, आपको जो सुटेबल लगे आप उस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। सब डेफिनेशन एक ही मीनिंग को एक्सप्लेन कर रही हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जिस तरीके से हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, सोल प्रोप्राइटरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसी तरीके से हम यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज टू और मोर पर्सन्स। दैट मीन्स पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए जैसा कि नाम से है डेफिनेशन, जो वर्ड है क्लियर है, पार्टनरशिप। दैट मीन्स पार्टनरशिप करनी है, एग्रीमेंट करना है एक या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, मतलब मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए होगी। यहाँ पे बोला गया है पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम पार्टनरशिप। दैट मीन्स पार्टनरशिप तभी स्टार्ट होगी जब दो या दो से ज्यादा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सेकंड है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी क्रिएट हो जाते हैं, केस स्टडी से रिलेटेड भी आ सकता है कि माइनर का क्या स्टेटस है पार्टनरशिप में रिलेटेड। माइनर कैन नॉट फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। दैट मीन्स माइनर स्टार्ट नहीं कर सकता है पार्टनरशिप के लिए एज दे आर इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हम देखते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यदि किसी पर्सन को कॉम्पिटेंट करना है, एंटर करना है, तो उसके लिए मिनिमम एज है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है वो 18 है। तो माइनर आर द पर्सन हु आर बिलो द एज ऑफ 18। तो minors cannot form a partnership firm as they are incompetent to enter into a contract but can be admitted to the benefit of running firm. वो खुद स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे बिजनेस के बेनिफिट के लिए उन्हें पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये स्टूडेंट ये पॉइंट चेंज हो गया है, ये वाला पॉइंट मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, ये यहाँ पे चेंज हो गया है। जो चेंज है मैं आपको बता रही हूँ। As per the Companies Act 2013, the maximum number of partners in a partnership firm are 100. That means maximum number of partners कितने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में? 100। और पार्टनरशिप फर्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। बैंकिंग पार्टनरशिप, यदि हम कोई भी पार्टनरशिप लेके आ रहे हैं बैंकिंग पर्पज से, दैट इज आर बैंकिंग पार्टनरशिप, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है वो 10 है। लेकिन नॉन बैंकिंग बिजनेस ये यहाँ पे गिवन है 20, लेकिन ये चेंज हो गया है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ पे कंपनीज एक्ट लिया है पार्टनरशिप में। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन का क्राइटेरिया है वो कंपनीज एक्ट डिसाइड करता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 2013 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड है वो 100% पार्टनर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर्स है वो 100 हो सकते हैं। सेकंड है एग्रीमेंट। यहाँ पे बोला है द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। दैट स्टेटस है उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं होता है, रिलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है। यहाँ पे बोला गया है ओरल एग्रीमेंट इज इवन एक्सेप्टेबल, but in practice written agreement is much more advisable as disputes can be resolved better with it. स्टूडेंट इसके बारे में आगे हमको बताया भी है इस टॉपिक में। दैट मीन्स जो एग्रीमेंट है, अपन ने देखा था पार्टनर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें एग्रीमेंट रिटर्न कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई एग्रीमेंट रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन हम यहाँ पे बोला है पार्टनरशिप के अंदर भी ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, आप रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हो, ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे हमेशा एडवाइस की जाती है कि आप, गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सरी नहीं है लेकिन हमेशा एडवाइस की जाती है कि आप रिटर्न फॉर्म में पार्टनरशिप लेके आए, क्योंकि जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं यदि हम एक एग्रीमेंट लेके आते हैं तो हम उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग। जो थर्ड पार्ट बताया गया है यहाँ पे वो है प्रॉफिट शेयरिंग। दैट मीन्स अब हमने बोला है कि यदि हमने हमारे बिजनेस में एक से ज्यादा पार्टनर्स को इन्वॉल्व, एक से ज्यादा पर्सन को इन्वॉल्व किया, तो दैट यदि हम उनसे कैपिटल ले रहे हैं, फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं, तो हमें जो प्रॉफिट है वो भी उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। हम प्रॉफिट
डिपेंड शेयर किस रेशो में करेंगे डिपेंड करता है कि किस रेशो में वे कैपिटल लेके आए। ऐसा कहीं पे भी जरूरी नहीं है कि हम प्रॉफिट को इक्वली शेयर करें। यदि हमने टोटल एग्जांपल है, हमने टोटल यदि कैपिटल इन्वेस्ट किया 100 और उस पर्सन ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, ए पार्टनर ने इन्वेस्ट करी 60 और बी पार्टनर ने इन्वेस्ट करी 40, तो हम उनको 60-40 के रेशो में जो भी प्रॉफिट होगा वो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बोला गया है प्रॉफिट, the objective of the business is to make profit and distribute the same among us the partners. Any association initiated to do charity work is not partnership. यदि कोई भी एसोसिएशन आपने चैरिटी वर्क के लिए स्टार्ट किया है, 2 या 3 से ज्यादा मेंबर हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर चैरिटी के लिए, तो पार्टनरशिप में कंसिडर नहीं होगा। पार्टनरशिप के में उसी को कंसिडर करेंगे जिस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट वन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। दैट मीन्स यदि आपके पास में बिजनेस में अमाउंट है, बिजनेस में फंड अवेलेबल है, आप जो भी लाइबिलिटी है, जो भी आपको पेमेंट करना है, आप उस फंड्स के थ्रू करेंगे। यदि जो बिजनेस फंड्स आपके यदि खत्म हो गए तो उस केस में पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करके या पर्सनल प्रॉपर्टीज से आपको वो बिजनेस में जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उस फंड को, जो लाइबिलिटी है, उसको आपको रीपे करनी है। Mostly the liability of the partners of a firm is unlimited. Their personal properties can be disposed of to pay the debts of the firm if required. The creditors can claim their dues from any one of the partner or from all of them, meaning partners are liable to individual and collectively. That means यहाँ पे बोला गया है, इसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि पार्टनर्स लाइबिलिटी को इंडिविजुअली पे कर सकते हैं। दैट मीन्स डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से, या फिर सारे पार्टनर मिलके भी लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताई गई है इम्प्लाइड अथॉरिटी। दैट मीन्स यहाँ पे बोला यदि पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है। यदि एक पार्टनर कोई भी डिसीजन लेता है कुछ भी, तो रिमेनिंग पार्टनर को उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप डिसाइड किया है कि हाँ हम सब डिसाइड कर रहे हैं, हम सब पार्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे बोला देयर इज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मीनिंग है आपने यदि नहीं किया है लेकिन रिमेनिंग पार्टनर ने या जो किसी पार्टनर ने यदि वो डिसीजन ले लिया है तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। देयर इज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी दैट एनी पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। The stand bound the acts of the partners. Mutual agency, यहाँ पे बताया गया जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो म्यूचुअल एजेंसी है। क्या बोल रहा है? द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दैट मीन्स हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है या तो सारे पार्टनर्स उसमें वर्क कर सकते हैं, या हो सकता है कुछ पार्टनर वर्क करे, कुछ ओनली फाइनेंस प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ पे बोला गया है कि यदि कोई भी पार्टनर यदि कोई भी बिजनेस डील कर लेता है, कुछ भी डिसीजन ले लेता है, तो उसको सब पार्टनर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड जो भी यदि लाइबिलिटी अराइज होती है, तो ऐसा नहीं कि जिसने इन्वेस्ट किया है और जिसने वर्किंग नहीं किया है या फ्रंट पे नहीं है तो वो पार्टनर नहीं करेगा। नहीं, सबके यदि लाइबिलिटी अराइज होती है तो सबको उसके अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। The business of partnership can be carried on by all the partners or any one of them acting for all. Thus, every partner is principal as well as agent of other partners and of the firm. Thus, each partner is liable for act performed by other partners. Each partners can bind other partners and firm by his acts done in the ordinary course of business. Next है utmost good faith. ये तीनों आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक दूसरे से कनेक्ट करती हुई कैरेक्टरिस्टिक्स है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी, म्यूचुअल एजेंसी एंड अटमोस्ट गुड फेथ। दैट मीन्स यहाँ पे है कि हम यदि पार्टनरशिप लेके आ रहे हैं, पार्टनर्स लेके आ रहे हैं, तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, या हम दैट मीन्स वो हमारे वर्क को है वो प्रॉपरली कैरी करेंगे। हमारे बीच में जो पार्टनर्स है उनके बीच में म्यूचुअल फेथ का होना जरूरी है, तभी हम हमारा वर्क, पर्टिकुलर वर्क उनको अलॉट कर पाएंगे। यदि हमारे बीच में म्यूचुअल फेथ नहीं है तो हम कोई भी वर्क प्रॉपरली विदाउट एनी फियर उनको अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एवरी पार्टनर इज सपोज्ड टू एक्ट ऑनेस्टली
and give proper accounts to other partners. Thus, mutual faith and confidence is one another is the main strength of partnership. Now, next is restriction on transfer of share. यहाँ पे बोला गया है ट्रांसफर ऑफ शेयर, दैट मीन्स जितने शेयर से वो बिजनेस में उसने फंड इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा नहीं कि यदि कोई भी पार्टनर को ऐसा नहीं कि किसी को विदाउट परमिशन या कुछ भी जो भी बिजनेस में जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया रखा है या अपनी ओनरशिप है वो किसी दूसरे पार्टनर को शेयर कर लेगा। उनको पहले म्यूचुअली सबको डिस्कस करना पड़ेगा। यदि सपोज कीजिए एक पार्टनर का रेशो अभी प्रॉफिट है वो 3:2 रेशो में मिल रहा है, 3:5 के रेशो में मिल रहा है, तो ऐसा नहीं वो किसी दूसरे को बोल दे नहीं मुझे 4:5 मिल रहा है तुम्हें 1:5 मिलेगा, ऐसा नहीं। कोई भी अपना जो शेयर है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल the partners. No partner can sell or transfer of his shares to anybody else without the consent of other partners. By giving a notice for dissolution of the firm, a partner can show intention to discontinue as partners. That means यदि उसको पार्टनरशिप में से हटना है, अपने आप को वहां से हटाना है, तो एक नोटिस देना पड़ेगा उसे, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा फॉर डेसोल्यूशन ऑफ फर्म। दैट मीन्स वो फर्म खत्म करने का नोटिस देना पड़ेगा। उसके बेसिस पे वो अपना इंटेंशन शो कर सकता है कि हाँ उसे अब उस बिजनेस में पार्टनर नहीं रहना है। नेक्स्ट वन है कंटिन्यूटी। दैट मीन्स हमने देखा था कि जो सोल प्रोप्राइटर का जो बेसिक जो मेन लिमिटेशन थी दैट इज वो थी कंटिन्यूटी। यदि वो सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाएगी तो बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कंटिन्यूटी के बारे में, यदि कोई भी पर्सन की किसी भी रिटायरमेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है, कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसको वापस क्या कर सकते हैं, न्यू पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। A partnership continue up to the time that all partners desire to continue. Legally, a firm dissolved on the retirement, death, bankruptcy, lunacy, or disability of partners, if not otherwise provided for the partnership deed. दैट मीन्स यहाँ पे बोला है कि एक फर्म तभी डिसॉल्व हो जाएगी यदि किसी भी पार्टनर का रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाता है, यदि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में उसको क्लियर बताया नहीं है। तो यहाँ पे हमने टोटल 9 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया। अब हम देख रहे हैं कि सुटेबिलिटी, कब ये पार्टनरशिप फॉर्म हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके वेरियस फॉर्म्स के बारे में हमने देखा कि कब ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। उसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कब पार्टनरशिप फॉर्म हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, partnership form is a partnership form of a business is an ideal choice for starting a new venture if the entrepreneur, first one, capital and managerial requirements are higher as compared to that of sole proprietorship. यदि sole proprietor के comparison में आपको फंड ज्यादा चाहिए, जो मैनेजरियल स्किल्स है वो ज्यादा चाहिए, तो उस केस में हमारे लिए सोल प्रोप्राइटर की जगह पार्टनरशिप फॉर्म हमेशा प्रेफरेबल रहेगा। Second, enterprise falls in the category of either being a small or medium scale enterprise. यदि enterprise small है और medium scale enterprise है तो उस केस में भी हमारे लिए partnership form suitable रहेगा। Third one है direct contact with the customer is essential. यदि आप डायरेक्ट कांटेक्ट रखना चाहते हैं कस्टमर्स के साथ में, डायरेक्ट डीलिंग करना चाहते हैं, तो उस केस में यदि एक पार्टनर बिजनेस बैक फ्रंट में ऑपरेट कर रहा है, बैक साइड कर रहा है, एक पार्टनर है कॉन्टेक्ट डायरेक्ट डील कर रहा है, तो उस केस में भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर इज एसेंशियल, तो भी हमारे लिए पार्टनरशिप फॉर्म सुटेबल रहेगा। अब है कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी हमने पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन के बारे में देखा। देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सुटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
हमने जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स था उस एग्रीमेंट उसके अंदर पढ़ा था कि पार्टनरशिप के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएं नहीं कराएं, ऑप्शनल है। लेकिन यदि हमें फर्दर डिस्प्यूट से अपने आप को सेफ रखना है पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में हमारे को एडवाइस किया जाता है कि हम हमारा पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराएं। अब यहाँ पे हमारे को बताया गया, उसी को कनेक्ट करते हुए, consequences for non registration of partnership firm। यदि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराते हैं तो उस केस में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ेगी। फर्स्ट है, यहाँ पे बताया गया, पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया आर गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। While it is not compulsory to register your partnership firm, as there are no penalties for non-registration, it is advisable since the following rights are denied to an unregistered firm। That means यदि unregistered firm होगी उसको ये rights available नहीं होंगे। First right क्या है? A partner cannot file a suit in any court against the firm or other partners for the enforcement of any right arising from a contract or right conferred by the partnership act। यहाँ पे बोला है कैन नॉट फाइल ए सूट इन एनी कोर्ट। दैट मीन्स कोई भी कोर्ट में अपना केस लेके नहीं जा सकते हैं, कोई भी कोर्ट में अपनी कंप्लेन रजिस्टर नहीं करा सकते हैं किसके अगेंस्ट, चाहे से वो पार्टनरशिप फर्म हो या किसी अदर पार्टनर ने किसी पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट किया है, कोई फ्रॉड किया है, उस केस में भी वो नहीं लेके जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। यदि हम चाह रहे हैं कि हमारी कोर्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा तो उस केस में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम कोर्ट में जाके हम कंप्लेन रजिस्टर कराएं। फर्स्ट क्या केस है, ए पार्टनर कैन नॉट फाइल, एक जो बिजनेस में एक पार्टनर है यदि उसके साथ डिस्प्यूट हो रहा है, वो चाहे से फर्म ने किया है या किसी अदर पार्टनर्स ने किया है, तो वो कोर्ट नहीं जा सकता। तो ए पार्टनर कैन नॉट फाइल ए सूट इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। फर्स्ट बोल रहा है। सेकेंड, a right arising from a contract cannot be enforced in any court by or on behalf of the firm against any third party। यदि कोई थर्ड पार्टी के थ्रू उनको कोई राइट अराइज हो गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो गया है, तो उसको लेके भी जो फर्म है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकती। तो ए राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन एनी कोर्ट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। यहाँ पे मतलब किसके अगेंस्ट हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हम कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं, कोर्ट के थ्रू उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। कोई जो हमने यहाँ पे फर्म किया है, फर्म जो स्टार्ट करी है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी हमको किसी भी चीज में फ्रॉड कर रही, तो हम वो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हमने क्या देखा था कि कोई भी पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, कोई कोर्ट केस नहीं लेके आ सकता है। और सेकंड हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड इन एनी कोर्ट ऑन और बिहाफ ऑफ द फर्म अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। और जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे है वो है, फर्दर द फर्म और एनी ऑफ द इट्स पार्टनर कैन नॉट क्लेम ए सेट ऑफ or other proceeding in dispute with a third party। That means यदि पार्टनर्स, यदि कोई भी पार्टनर है, कोई भी सेट ऑफ करना चाहता है कि जो भी उनके बीच में है, यदि किसी पार्टी के बीच में डेब्ट लिया है उन्होंने या किस तरीके से, तो किस तरीके से सेटलमेंट करेंगे, हाँ हमारे बीच में ये डिसाइड हुआ था, हम इस तरीके से सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये सारे केसेस हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे बताई गई है, थिंग्स बताई गई है। इसलिए हमें एडवाइस, हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना आपके बिजनेस के लिए प्रेफर है, सुटेबल रहता है, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन यदि आप इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आपका बिजनेस का आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप देखा, देन आफ्टर सुटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेक्स्ट हमने देखा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये स्टूडेंट्स मैंने इस टॉपिक में, इस वीडियो में कंप्लीट किया है। अब है ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप वीडियो, ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड।
ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जो आपका वर्क है वो है आपका इस जो वर्क है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है आपको इससे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी तक अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं उनको रीड करना है, लर्न करना है। पार्टनरशिप के बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, उनकी डेफिनेशंस को लर्न करना है, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लर्न करना है। उसके अलावा आपको देखना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं पार्टनरशिप के बीच में या सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में, कि दैट मीन्स दोनों की सुटेबिलिटी किस फॉर्म में हमारे बिजनेस के लिए कौन सा फॉर्म सुटेबल रहेगा, ये आपको जानना है, रीड करना है। नेक्स्ट जो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।